इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 9 शासक और इतिवृत्ता भाग 6। इसमें हम 7 शाही परिवार पढ़ेंगे। शाही परिवार में क्या हुआ, क्या नहीं, कैसे होता था, कैसे नहीं, और इसके आगे की टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरम। तो हरम शब्द का प्रयोग प्रायः मुगल की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करता है। चाहे संकेत होता भी है हमेशा, क्योंकि हरम में हमेशा उनके घरेलू औरतें हुआ करते थे। यह शब्द जो था ना, फारसी से निकला हुआ था, जिसका मतलब होता था पवित्र स्थान। मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां, मुगल परिवार में कौन कौन होते थे? बादशाह की पत्नियां, उपपत्नियां मतलब पत्नी और पत्नी की सहेली सचिव, हाँ इस तरह होता है ना, सीएम, फिर से उप सीएम। तो उप सीएम में सचिव आ जाते थे, डिप्टी सीएम, डिप्टी पीएम, और समझ लो वैसे ही भैया यहाँ पर भी थे इन लोगों का हालचाल। तो उपपत्नियां उनके नजदीकी और दूर के रिश्तेदार, माता, सौतेली माताएं, चाची, चाचा, ये सब लोग भी उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे आदि, ये सब लोग वह महिला परिचारिकाएं, जितने भी महिला नौकरानी थी वो सब, तथा गुलाम होते थे, चाहे जितने भी गुलाम होते थे वो सब हरम के अंदर ही रहते थे। और बहु विवाह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्ग में व्यापक रूप से प्रचलित थी, और पूरा शासक वर्ग बहु विवाह कर सकता था। जो भी राजा था उसकी 4, 5, 10 पत्नियां तो हुआ ही करती थी। एक दो से उनका काम ही नहीं चलता था। एक वो रूसेगी दूसरे के पास जाएंगे, दूसर की रोसेगी तीसर के पास जाएंगे, ये वो खाना ना खिलाएगी दूसरी के पास जाएंगे, और एक को ले जाना, एक बिजी हो दूसरी को लेकर चल जाओ, तीसरी को लेकर चल जाओ। तो वैसे भी था, और इन लोगों का और भी था कि भैया अलग अलग राज्य था, बड़ा बड़ा राज्य था, अपना बेटा होना चाहिए, तो वो अलग अलग ढेर सारे बेटे बाल बच्चा पैदा करने के लिए भी शादी कर लिया करते थे। चाहे अगर किसी राज्य को जीते, वहां पर जितने भी औरतें थी, चलो भैया तुम हमारी हो गई क्या चीज, गुलाम, और गुलाम के नजर में उनको रख लिया जाता था। तो आगे देखिए, राजपूत कुलों मतलब राजपूत कुल के जितने भी लोग थे एवं मुगलों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने और मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका था। अगर मैत्रिक संबंध चाहिए और दो राज्य को जोड़ना है तो विवाह कर लो, नहीं तो मित्रता कर लो। तो विवाह लायक है तो विवाह कर लो, और मित्र लायक है तो मित्र बना लो। तो विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के साथ प्रायः एक क्षेत्र भी उपहार में दिए जाते थे, दहेज के रूप में दिया जाता था, और इससे विभिन्न शासक वर्ग के बीच पदानुक्रमिक संबंधों की निरंतरता सुनिश्चित हो जाती थी। और ये जो संबंध हो जाते थे, इसके वजह से इन लोगों के बीच में शांति हो जाती थी, ऐसा माना जाता है। और इस तरह के विवाह और उनके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण ही मुगल बंधुता के एक व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके। यहाँ पर समझो कि इस तरह के विवाह और उनके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण, मुगल बंधुता के कारण, और मुगल लोग भी थे तो उनके कारण एक व्यापक तंत्र का निर्माण हो जाता था कि नहीं टूटेगा भैया, एक होगा, चलो ठीक है। और इससे वे महत्वपूर्ण वर्ग से जुड़ जाते थे। ऐसे ऐसे अलग अलग ताकतवर राज्य से वो लोग जुड़ जाते थे, और उन्हें एक बृहद साम्राज्य को इकट्ठा रखने में मदद मिली थी। पूरे साम्राज्य को इकट्ठा करने में इन लोगों को मदद मिला। मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियां जो भी आती थी, बेगमों, उनको बेगम बोला जाता था ना, तो सभी बेगमों और अन्य स्त्रियां, जिसको अगहा बोला जाता था, जो स्त्री के साथ में आ जाती थी, जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था, और उसमें अंतर रखा जाता था। कुलीन परिवार वाले अलग रहते थे, और जो कुलीन परिवार के नहीं थे, जिसको अगहा लोग बोलते हैं, तो उनको अलग रखा जाता था। तो ये सब नियम थे, तो ऐसे ही नियम का पालन होता था। मेहर के रूप में, मेहर क्या होता है? तो मेहर के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद विवाह करके आई बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगहाओं की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता था।
और जो भी मुगलों से चाहे किसी से भी शादी करके आई हैं, तो आगाह बाकी अन्य लड़कियों से जो बेगम बन के आई है उनको जरा ऊंचा ओहदा मिलता था, इज्जत मिलता था, सम्मान मिलता था। अरे भैया पत्नी है तो मान सम्मान तो मिलेगा ही, तो ये सब मिलते थे। और राजतंत्र से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियां, मतलब जिसको आगाचा बोला जाता था ना, तो आगाचा की स्थिति सबसे निम्न थी। जो उपपत्नियां थी, जैसे मैं समझ लो कि पत्नी कह दिए लेकिन पत्नी हो नहीं, कहीं से लाए उसको पत्नी बनाकर रख लिए, तो ये उपपत्नियां होती थी। चाहे पत्नी के साथ जो सहेली आ जाती थी वो भी उपपत्नी होती थी। सालियां, आधी साली आधी घरवाली, साली तो पूरी होती है, आधी घरवाली बोलते हैं, तो उनको उपपत्नियां यहाँ पर बोला जाता है। इन लोगों के लिए अलग व्यवस्था किए जाते थे, ये लोग नौकरानी हुआ करती थी एक तरीके से। और इन सभी को नगद मासिक भत्ता तथा अपने अपने दर्ज पर, अपने अपने दर्ज के हिसाब से, जितना उनकी औकात थी उसके हिसाब से उपहार मिलते थे। ऐसा नहीं कि वो काम करेंगे फ्री में करेंगे, इनको नगद मासिक भत्ता मिलता था, मासिक वेतन मिलता था इन लोगों को। और वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरीके से अस्थायी नहीं था। और वंश आधारित देखा जाए पारिवारिक ढांचा पूरा तरीके से एक अस्थायी पिलर जैसा नहीं था। यदि पति की इच्छा हो, पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां न हो, तो अगहा और आगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। अब देखो कि पत्नी की इच्छा है और 4 पत्नियां न हो, तो अगाहा और अगाचा को भी पत्नी बना लिया जाता था, उनको बेगम की श्रेणी में लाया जाता था और उनसे शारीरिक संबंध किए जाते थे। प्रेम तथा मातृत्व ऐसी स्त्रियों को, देखो यहाँ पर प्रेम तथा मातृत्व ऐसी स्त्रियों को विधि सम्मत विवाहित पत्नियों के दर्जे तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। अब यहाँ पर देखो, प्रेम करके तुम उतना आगे पहुंच लो, चाहे मातृभाव को दिखाकर तुम आगे पहुंच लो, तुमको कैसा भी पहुंचना है, अगर विवाहित पत्नियों का दर्जा चाहिए तो तुम्हें बहुत बड़ा कांड करना पड़ेगा, राजा को खुश करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम पत्नी बनोगी। पत्नी बनोगी तभी तुम्हारा कुछ कल्याण होगा जी, नहीं तो कहां से होगा। ये तस्वीर जो सामने आप देख रहे हो 9.13 फतेहपुर सिकरी में आंतरिक कमरों का एक हिस्सा है, ये अंदर के कमरा का एक रूम का हिस्सा है। देखो कितना सुंदर रूम बनाए जाते थे, आज के रूप में कहाँ है ऐसा सुंदर रूम। चलो आगे देखो, पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में, पत्नी तो हो गई, तो पत्नियों के अलावा मुगल परिवार में अनेक महिलाएं तथा पुरुष गुलाम होते थे। वे साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल, निपुणता तथा बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। अलग अलग काम भी कर सकते थे, छोटा से लेकर बड़ा काम भी कर सकते थे। मुगल हिजरे, जिसको ख्वाजा सराय के नाम से लोग बोलते थे, ना वो मर्द होते थे ना औरत, वो हिजरे थे, जिसको आम भाषा में छक्का, किन्नर क्या क्या बोला जाता है, लेकिन किन्नर बोलना सबसे बढ़िया होगा, और उर्दू भाषा में हिजरा, ठीक है। तो हिजरे ख्वाजा सरा, तो ख्वाजा सरा के रूप में भी होते थे। परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट होते थे। एक तरीके से एजेंट मतलब सर्वेंट, नौकर ही हुआ करते थे। चाहे रक्षक हो गए, नौकर हो गए, व्यापार में एजेंट हो गए, किसी ना किसी रूप में आपके साथ रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे। नूरजहां के बाद, अब नूरजहां कौन थी भैया? नूरजहां रानी थी। तो नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्तरों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था। अपने अपने स्तर पर ये लोग नियंत्रण रखना चालू कर दिया था। और शाहजहां की पत्नियां जितनी भी थी, शाहजहां की पत्नियां जहां आरा और रोशन आरा, जहां आरा और रोशन आरा दोनों बहन थी, तो जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के सम्मान, वार्षिक आय होती थी। तो ये लोग राज्य के लिए करते थे, बहुत अच्छा अच्छा काम करते थे, इसलिए इनको राज्य के अलग अलग मनसबदार मतलब मंत्री के जैसा ही इनको वार्षिक मतलब इनको साल में पैसा मिलता था। तो वार्षिक आय इनको होती थी, तो महीना में देंगे तब ना साल में जाकर उनको टिकेगा जी। तो इन लोगों को पैसा बढ़िया मिल जाता था।
सबके अलावा देखा जाए तो जहां आरा जो शाहजहां की बेटी थी, तो उसको सूरत के बंदरगाह नगर जो था ना, नगर जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, उससे राजस्व प्राप्त होते थे और वहां से उसको राजस्व भी आ जाता था। और संसाधनों पर नियंत्रण ने, पूरे संसाधनों पर नियंत्रण तो था ही उसका, तो संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों और बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया कि भैया तुमको जो करना है करो, हम तुमको छूट देते हैं, लेकिन बताकर करना। यहाँ पर जब जहांआरा यहाँ पर इंटर हो गई थी, तो जहांआरा ने शाहजहां की नई राजधानी, अपने पिता के लिए एक नई राजधानी बनवाने के लिए सोच लिया और शाहजहां नवाब मतलब दिल्ली जिसको आज बोलते हैं, तो दिल्ली की कई वस्तु कलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया और इनमें से आंगन और बाग के साथ साथ 2 मंजिली भव्य कारावास राय मतलब रहने के लिए जगह थी उसमें। तो शाहजहां नवाब के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहांआरा द्वारा बनाई गई थी और जहांआरा ने ही तय किया था कि मेरे पिता का जो बाजार लगेगा चांदनी चौक, उसका ढांचा कैसा होगा, उसका पूरा रख रखाव रूपरेखा तैयार की थी जहांआरा ने। आगे देखते हैं गुलबदन बेगम अकबर की फूफी हुआ करती थी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की फूफी थी वो, ठीक है। तब गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूं नामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। तो आगे लिखती है चाहिए राइटर लिखते हैं कि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री हुमायूं की बहन तथा अकबर की फूफी थी। मैंने बताया ना कि अकबर की फूफी थी, तो अकबर की फूफी थी। तो गुलबदन स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी, तुर्की हो चाहे फारसी, बिना रुके नॉन स्टॉप लिख सकती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया, तो उसने अपनी फूफी से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले स्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया कि फूफी जान आप बताइए कि ये अबुल फजल हमारा सब इतिहास लिख सके। अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर लिया, जो भी उसका लिखना था वो अपने लिख दिया। जो अकबर की फूफी थी गुलबदन, तो गुलबदन ने जो लिखा वह मुगल बादशाहों की एक प्रशस्ति नहीं थी, बल्कि उसमें राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों और तनावों के साथ ही इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्र दराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार से लिखा। तो जो गुलबदन बेगम थी, तो वो ऐसा नहीं केवल राजाओं और राजकुमारों के बारे में लिखी, नहीं, उनके बीचों में जो तनाव संघर्ष हुआ था उसके बारे में, संघर्ष सुलझाने के बीच में उम्र दराज स्त्रियां, उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया था। तो ये तस्वीर जो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो देखो आप इस तस्वीर को देखने से आपको समझ में आएगा। तो 9.14 में बताया गया है कि फतेहपुर सीकरी में शहजादे सलीम का जन्म अकबरनामा रामदास द्वारा चित्रित, यह अकबरनामा और रामदास द्वारा चित्रित है, और रामदास बिरबल जी को बोलते थे, तो उनके द्वारा ही ये सब चित्र बनवाए गए थे। क्योंकि सलीम का जन्म जब हुआ था तो समझो कि एक तरीके से महान युग था, वह एकदम महान युग था, क्योंकि सलीम एक बहुत अच्छे तौर पे उनको पालन पोषण किया गया था, लेकिन रुकैया बेगम की वजह से उनको बिगड़ने में समय नहीं लगा, बिगड़ गए थे, लेकिन फिर बाद में सुधर गए अपने अम्मी जान के खातिर। तो आगे हम पढ़ेंगे 8 नंबर शाही नौकरशाही, जिसमें शाही नौकर कितने होते थे, बाकी के नौकर सैनिक कितने होते थे इसमें। तो भर्ती की प्रक्रिया तथा पद कैसे कैसे होता था ये जानो। मुगल इतिहास विशेषकर अकबरनामा ने साम्राज्य की ऐसी कल्पना दी जिसमें क्रिया और सत्ता जो काम किया गया, चाहे हमारा सत्ता ताकत था, लगभग पूरी तरीके से एकमात्र बादशाह में निहित थी, और बादशाह के कारण ही पूरा राज्य चलता था, बादशाह में ही निहित होती थी, जबकि शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करने हेतु प्रदर्शित किया गया है कि बादशाह का हुक्म का पालन करते थे बाकी सब लोग। किंतु मुगल राजतंत्र के बारे में इन इतिहासों से
प्राप्त समृद्धि जानकारी, जितनी भी जानकारी थी, तो समृद्ध जानकारी को हम ध्यान से देखते तो हम उन तरीकों को समझ सकते हैं। फिर से समझो यहाँ पर कि जबकि शेष राज्य को बादशाह का आदेश मानना पड़ता था, किंतु मुगल राजतंत्र के बारे में इन इतिहासों से प्राप्त समृद्ध जानकारी को हम फिर से ध्यान से देखते हैं तो उन तरीकों को समझने में हमें मदद मिल जाएगी जो हम पढ़ेंगे। तो एक ही चीज को 4 बार पढ़ोगे अलग तरीके से समझ में आएगा और भी उसमें मास्टर बन जाओगे, जिनसे कई भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं चाहे संसाधनों पर आधारित शाही संगठन प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सक्षम हुए थे। और मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ, मुगल राज्य का एक सबसे महत्वपूर्ण पिलर जो था ना, उसके अधिकारियों का दल था, क्योंकि अधिकारी उसके चालाक थे, चतुर थे, इसीलिए वो पूरा साम्राज्य टिका, जिससे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते थे, मतलब नौकरशाही, नौकर लोग उनको बोला जाता है। नौकर थोड़ा खराब लगेगा इसलिए उनको सरकारी मुलाजिम बोला जाता था उस समय। चाहे अभिजात वर्ग, तो अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नृजातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। ठीक है, अलग अलग धर्म से भी हो सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। और इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा न हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके, इसीलिए सभी दल को छोटा ही रखा जाता था। मुगलों के अधिकार मतलब हर अलग अलग टुकड़ी में बांट दिए जाते थे, हर सैनिक टुकड़ी को। तो मुगलों के अधिकारी वर्ग जितने भी थे उनको गुलदस्तों के रूप में वर्णित किया जाता था, गुलदस्ता के रूप में उनको वर्णित किया जाता था कि तुम इतना, तुम इतना, तुम उतना, तुम उतना। जो वफादारी से, यहाँ पर साफ साफ लिखा जा रहा है कि जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे उनको अलग अलग टुकड़ियों में बांटा गया था। तो साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात, समझो ये आपके साम्राज्य का निर्माण जब हुआ शुरुआती तौर से ही, शुरुआती चरण से तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे कि भैया तुम जो भी करोगे हम साथ हैं, क्योंकि तुम तो मेरे जात भाई हो। और इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे, कुछ अन्य उसके बाद के मुगल दरबार में आए थे और साथ उसमें काम करना चाहते थे। अकबर ने बोला कि ठीक है भैया, आप भी मेरे बाप दादाओं के घर के हो, कर लो काम। 1560 के बाद क्या हुआ कि 1560 से आगे भारतीय मुल्क के 2 शासकीय समूह, राजपूतों और भारतीय मुसलमान। अब तो मुसलमान बाहर के नहीं थे, भारत में भी अकबर पैदा हुआ था तो भारतीय हो गया। तो भारतीय मुसलमान, भारतीय राजपूती समूह, जिसको शेख जादा बोलते थे, तो शेख जादाओं ने शाही सेवा में प्रवेश किया कि भैया अब हम भी राजा बनेंगे। और इनमें नियुक्त मतलब इसमें शामिल होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया आमेर, जिसको यहाँ पर अम्बेर बोला जाता है, कि अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था। सबसे पहला शामिल होने वाला भारमेल कछवाहा था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था, जिसको जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। और जोधाबाई का ही बेटा था सलीम, जिसके बारे में ऊपर बताया गया है। अब यहाँ पर देखो शिक्षा के बारे में बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पर मुगल अभिजात वर्ग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रभान ब्राह्मण से शाहजहां के शासन काल के दौरान, उस समय देखो यहाँ पर चंद्रभान ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ने शाहजहां के शासन काल के दौरान लिखी अपनी पुस्तक 4 चमन मतलब 4 बाग में मुगल अभिजात वर्गों का इस प्रकार यहाँ पर वर्णन किया गया है। विभिन्न जातियों, अरब, ईरानी, तुर्की, ताजिक, कुर्द, तातार, रूसी, अबिसिनियाई इत्यादि। और देश में देख लो, तुर्की, मिस्र, सीरिया, इराक, अरब, ईरान, खुरासान, तुरान के लोग। वस्तुतः सभी समाजों में विभिन्न समूहों और श्रेणियों के लोगों को शाही दरबारी में आश्रित प्राप्त हुआ। शाही दरबार में इन लोगों को आश्रय मिल गया। ठीक है, सब इसमें मिल गए, शाही दरबार में काम करने लगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पर भारत के विभिन्न समूहों से लिया गया है। तो भारत के विभिन्न समूहों, जिसमें से ज्ञान और शिल्प में निपुण मतलब मास्टर व्यक्तियों के साथ योद्धा भी उनमें शामिल हो गए।
उपहार के लिए बुखारी और भखरी भी शामिल हो गए। यहाँ पर भखरी लिया बोला गया है तो वो भी शामिल हो गए। तो विशुद्ध वंशों के सैयद भी शामिल हो गए। अभिजात वंश के शेख जादा भी शामिल थे। लोथी, रोहिला और यूसुफ जई जैसे अफगान जनजातीय ये भी शामिल थे। राणा लोग, राजपूत लोग, राणा, राजा, राव और राया अर्थात जितने भी किसान लोग थे वो भी। आगे है राठौर, में भी राठौर लगता था, राठौर भी उसमें शामिल हो गए। सिसोदिया, कछवाहा, इसमें से भारमल थे पहले, कछवाहा, हार, गौरव, चौहान, पवार, भदुरिया, सोलंकी, बुंदेला, शेखावत नाम से संबंधित की जाने वाली जो भी ऐसे नाम से संबोधित होती थी, तो इन सभी नाम से संबोधित की जाने वाली राजपूत जातियों और घक्कर में क्या आता है बताते हैं। तो जितना भी मैंने नाम लिया ये सब राजपूत श्रेणी के लोग हुआ करते थे, राजपूत जातियां हुआ करती थी। बाद में इन सबको कीड़े मकोड़े जैसा ये लोग बना दिए। कुछ को जैसे में पवार, चौहान, पासवान ये लोग कम कर दिए। राव, राय, और राजा तो थे ही थे, राणा तो वैसे ही हो गए। लोधी को भी कम कर दिया गया। तो कुछ के वजह से कुछ बहुत महत्वपूर्ण श्रेणियों के राजाओं को भी नीचा कर दिया गया था। जैसे में कुशवाहा, कोयरी, राय जी ये लोग सब लोग आ जाते थे, भूंजार भी आते थे, इन लोगों को नीचे दबा दिया गया था। आगे यहाँ पर दिखा जा रहा है होने वाली राजपूत जातियों में घक्कर, खोकर और बलूची और अन्य सभी भारतीय जनजातियों जो तलवार चलाती थी, जिसको भी तलवार चलाने आता था, वह 100 से 7,000 जात के मनसब, मतलब समझो कि 100 से 7,000 जात उस समय हुआ करता था। मतलब अलग अलग श्रेणियां गांव में लोग बटे हुए थे ना, जनजातियों में बटे हुए थे। तो ऐसे मनसब घास के मैदानों और पर्वतीय भागों से भूस्वामी कर्नाटक, बंगाल, असम, उदयपुर, श्रीनगर, कुमाऊं, तिब्बत और किसतवार इत्यादि क्षेत्रों से सभी जनजातियों और समूहों को शाही दरबार को चुमने में आए। चुमने क्या होता है, यहाँ पर चुमने साफ साफ लिखा है भैया। तो शाही दरबार को चुमने अथवा रोजगार पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इन लोगों को, और इन सभी जातियों के लोगों को, इन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ शाही दरबार में। तो अकबर की काल में ही हो चुका था, इसलिए तो अकबर का साम्राज्य इतना फला फूला। अब देखिए शिक्षा हो गया, शिक्षा ऊपर मैंने छोड़ा था ना। तो शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया गया, उनको भी पद दिया गया, अच्छा पद दिया गया। और लालच किसको नहीं आती भैया, अच्छा पैसा मिलेगा तुम तो उधर कुत्ते जैसा जीव करके चले जाओगे। और इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का था, जो खत्री जाति का था। और खत्री जाति के टोडरमल वित्त मंत्री थे, पूरा खजांची उनको बोला जा सकता है, पूरा पैसा का लेखा जोखा उन्हीं को करना रहता था। और यहाँ पर समझो कि अपने देश प्रेम के लिए ना तुम लाखों करोड़ों को ठोकर मार दो। मतलब कोई अपने देश में काम कर रहे हो, तुमको 2 लाख ही महीना मिल रहा है, कोई तुम्हें बोले कि हम तुमको 4 लाख रुपया देंगे महीना का, तुम आजा मेरे पास, लात मारो विदेशियों को, क्योंकि अपना देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, बाकी सब बाद में। तो ये जो इनका टोडरमल था वित्त मंत्री, ये यहाँ कर खत्री जाति का था, इनको ये पोस्ट मिल गया था क्योंकि हमीदा बानो उनकी माँ थी, अकबर की माँ थी। तो अकबर की माँ बहुत इज्जत करती थी टोडरमल को, इसीलिए वित्त मंत्री उनको बना दिया गया था। तो जहांगीर के शासन काल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां, तो नूरजहां रानी थी किसकी, जहांगीर की पत्नी थी, रानी थी नूरजहां। मृत्यु 1645 में हो गई, ईरानी थी, मर गई। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था, औरंगजेब ने बड़े बड़े पद पर राजपूतों को रखा था। फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे, और औरंगजेब के काल में मराठी भी बहुत अच्छे खासे में रहते थे उनके दरबार में।
जिसमें से छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता भी उनके अधिकारी के रूप में कार्य करते थे औरंगजेब के दरबार में। ये भी भूलने का नहीं। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में दो तरीके से संख्या विषयक औहदे होते थे। दो तरीके का इनका औहदा होता था। जात, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, तो जात शाही पदानुक्रम में अधिकारी मनसबदार जो पद उनको मिलता था दरबार में रहने के लिए, तो उसके पद और वेतन का सूचक था जी भैया कि भैया आपको जात के रूप में आपको यहाँ यहाँ पद मिलेगा। और दूसरा था यहाँ पर दूसरा सरकारी औहदा इन लोगों को, जो दो पद हुआ करते थे। तो दूसरा था सवार। यह सूचित करता था कि उसके सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था, कितना घोड़ा रखा जा सकता है। ठीक है। अब 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात जितने भी हुआ करते थे कहे गए। अब 1000 के ऊपर कहे गए, जिसमें उमरा जो कि अमीर का बहुवचन था, तो भैया वो अब 1000 से ऊपर मनसबदार उसमें हो चुके थे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि दरबार में अभिजात अकबर के दरबार में ठहरा हुआ तो जेसुइट पादरी फादर, जिसको फादर बोलते थे, तो एंटोनियो, उसका नाम था एंटोनिया मांसेरेट, उल्लेखित करता है कि 7 के बेधरक, यहाँ पर लिखा है, सॉरी 7 नहीं 7, तो 7 के बेधरक उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए राजा उन्हें दरबार में बुलाता है और निरंकुश आदेश देता है कि भैया तुमको ये करना है, जैसे कि वो उसके दास हो। और इन आदेशों का पालन उन अभिजातों के उच्च औहदे और हैसियत से मतलब यहाँ पर मेल नहीं खाता था। काहे कि जो भी इनके हैसियत होते थे उनसे इनकी हैसियत मेल नहीं खाता था, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इन आदेशों का पालन उन अभिजातों के उच्च औहदे और हैसियत से मेल नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ता था। सैन्य अभिजातों में यह सैन्य अभिजात जितने भी सैनिक अधिकारी थे और ये सब अधिकारी जितने भी थे, चाहे मनसबदार हो गए, अपनी सेवाओं के साथ भाग लेते थे तथा प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवार को भर्ती करता था। जितने भी वहां पर प्रत्येक चाहे सैन्य कमांडर हो गए, वो सब घुड़सवार को भर्ती कर लेते थे और उन्हें हथियारों आदि से लैस करते थे और चलाना सिखाते थे, उनको प्रशिक्षण देते थे और एकदम ट्रेंड कर देते थे। घुड़सवारी फौज, तो घुड़सवारी फौज मुगल फौज का अपरिहार्य अंग थी। सबसे महत्वपूर्ण अंग था घुड़सवारी। और घुड़सवार सिपाही शाही निशान से पार्श्व भाग में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। यहाँ पर समझो आप कि जितने भी घुड़सवार होते थे उनके शरीर पर एक निशान लगाया जाएगा, पश्चर्व भाग पे, चुत्तर पे, चाहे पीठ पे, चाहे हाथ वगैरह पे, कहीं भी, चाहे पीठ पे एक निशान लगा दिए जाते थे। और घोड़े पर भी निशान होता था। यहाँ पर घोड़े पर बताया गया, इंसान पर तो नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर साफ है कि घुड़सवार शाही सिपाही निशान से उनका पार्श्व भाग में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रहते थे। और घोड़े पर भी दागा जाता था, चाहे उनके पीछे दागा जाए, चाहे आगे तो नहीं, पीछे ही, उनके पीछे वाले टंगड़ी के ऊपर एक निशान बना दिए जाते थे। गर्म लोहा को सटाकर दाग दिया जाता था। वो थोड़ा सा दिक्कत वाला तो था, लेकिन ये पहचान थी उनकी। तो ऐसे घोड़े का इस्तेमाल वो लोग कर लेते थे। और निम्नतम औहदे के अधिकारियों को छोड़कर, छोटे छोटे अधिकारियों को छोड़कर, बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के औहदे, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों के बदलाव का निरीक्षण करता रहता था। चाहे जो भी हो गए, न्यूनतम औहदे को छोड़कर बाकी जितने भी औहदे हो गए नीचे से लेकर ऊपर तक, उन सब का निरीक्षण राजा करते थे, शासक करता था और उसको बदली भी कर सकता था। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने, और मनसब प्रथा मतलब सूबेदार सीएम की प्रथा का शुरुआत करने का श्रेय जाता है अकबर को। तो शुरुआत करने वाले अकबर ने अपने अभिजात वर्गों के कुछ लोगों को शिष्य मतलब मुरीद, तो शिष्य की तरह मानते हुए उनके साथ
आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए, जिसमें से शादी विवाह एक खास होता था, शादी विवाह और मैत्री। जिसमें से आपको समझ में आएगा कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। मैं बताता हूं कि जोधाबाई के भतीजे का नाम क्या था। भतीजे का नाम थोड़ा मैं भी उसको भूल रहा हूं, लेकिन नाम बहुत अनोखा है और नाम मुझे याद आ गया, मान सिंह। तो मान सिंह को उन्होंने अपने साथ रखा, शिष्य बनाकर प्रशिक्षित किया और एक कलाकार भी बनाया, एक ऐसा योद्धा बनाया जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। इतना खतरनाक था मान सिंह और बहुत खतरनाक। और सेवा ऐसा करता था कि भैया वो किसी के सुनता नहीं था, केवल राजा का सुनता था। फूफा जो लगते थे ना, इसलिए उन्हीं के सुनता था। यहाँ पे तो अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया था कि भैया हम अगर अभिजात वर्ग में सबसे ऊपर चले गए, शक्ति मिला, तो हमें उच्चतम एक तरीके से हमें पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति जो भी था, एक अभिजात के जरिए याचिका देता था, मतलब किसी ना किसी आदमी के जरिए याचिका दिलवाता था कि मुझे भी नौकरी चाहिए, जो बादशाह के सामने तजवीज, यहाँ पर लिखा है कि तजवीज प्रस्तुत करता था। जिस तरह आज हम लोग रिज्यूम पेश करते हैं, तो रिज्यूम का यहाँ पर हिंदी अर्थ यहाँ पर शायद होगा तजवीज, लेकिन ये उर्दू शब्द है। हम रिज्यूम को हिंदी में बोलेंगे तो अपना बायोडाटा भी तो इंग्लिश हो गया ना, अपने बारे में बताना, अपनी इंफॉर्मेशन देना, अपने बारे में पूरे तरीके से बता देना, तो उसको हम लोग रिज्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर तजवीज है, तो तजवीज प्रस्तुत करना था कि हम ये काम कर सकते हैं। अगर याचिकाकर्ता, ऐसे तजवीज का काम होता था कि मनसबदार को चुना जा सकता है, सिफारिश आता था कि इसको आप लोग चुन सकते हैं। अगर याचिकाकर्ता को सुयोग्य माना जाता था, तो जो भी याचिका दे रहा है उसको अच्छा माना जाता था, तो उसे मनसब प्रदान किया जाता था कि आपको मनसबदार बनाया जाएगा। मीर बख्शी, तो मीर बख्शी उच्चतम वेतनदाता, तो मीर बख्शी जो था ना, यहाँ पर साफ लिखा है कि उच्चतम वेतनदाता, वेतन देने वाला, खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था। अच्छा, तो वही मीर बख्शी ही पूरा तरीके से सबको वेतन देता था, तथा नियुक्त और पदोन्नति के सभी, नियुक्ति और जो भी पद दिए जाते हैं, तो पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था। सबसे ज्यादा नियुक्ति भी करेगा और जिसको नियुक्ति करना है उसको सामने भी लाएगा। जबकि उसका कार्यालय उसकी मोहर और हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह के मोहर और हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करना था, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवाने आला, मतलब जिसको वित्त मंत्री बोला जाता था टोडरमल को, और सुद्र उल, लेकिन वजीर भी हुआ करते थे, वजीर आजम, जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो यहाँ पर आगे है, एक तो है दीवाने आला, मतलब दीवाने आला, तो यहाँ पर वित्त मंत्री हो गए तो टोडरमल, और सद्र उस सुदूर आगे है, और भी यहाँ पर पद हुआ करते थे। और मददे मास अथवा अनुदान की मंत्री, अनुदान का मंत्री, और स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति भी की जाती थी। तो जितने भी काजी लोग हुआ करते थे, धर्मगुरु, ये लोग क्या होते थे, न्यायाधीश, जो अपना आदेश सुनाकर लोगों को इंसाफ देते थे। लेकिन बाद में इनसे ये छीन लिया गया, क्योंकि वो सब कलाकारी वहां पर करने लगे, सब उल्टा सीधा फैसला सुनाने लगे थे। ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे, सलाहकार के रूप में ये लोग काम करते थे। लेकिन ये एक दूसरे से, जितने भी थे, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे। अकबर ने इन तथा अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय और मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान किया था। इन सबके साथ मिलकर प्रशासनिक हो गया, राजकोषीय और मौद्रिक संस्थाओं को अलग अलग आकार दिया था, और तभी जाकर अपना शासन इतना अच्छे तरीके से कर पाया। दरबार में नियुक्त तैनाते रकाब, अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था
जो जिसका काम क्या था, मालूम चलेगा ना। तो एक ऐसे अभिजात वर्ग जो थे, सुरक्षित दल थे, जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्ति किया जा सकता था। मतलब कमांडर थे वो लोग। तो जितने भी महल में रहते थे वो सब कमांडर हुआ करते थे, जिसमें प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जितना होता था सब क्या होता है, कमांडो होता है। एनएसजी कमांडो, पैरा मिलिट्री। तो वैसे ही फोर्स वो लोग हुआ करते थे, एकदम सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सब सैनिकों से शक्तिशाली। तो उनको वहां पर रखा जाता था कि तुम यहाँ पर रहो, कम रहोगे, सैनिक रहेगी, पूरा सेवा करोगे। जितने भी ये लोग अलग दल के हुआ करते थे, तैनाते रकाब, इन लोगों को सुरक्षा दल के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया था, कमांडो के रूप में। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य से बंधे हुए थे कि भैया आपकी रक्षा करेंगे, हम आपके सामने सिर झुकाकर भी रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। दिन रात बादशाह और उसके घराने, चाहे उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी वे उठाते थे। उन्हीं को होता था कि भैया सुरक्षा तेरे को ही देना है, तो कुछ भी कर, आटा सान, गुठा गुल, कुछ भी कर, लेकिन सुरक्षा दे। चिड़िया बेपंख नहीं मारनी चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे इन लोगों को आदेश मिलता था। तो आगे यहाँ पर बात आ जाती है कि आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, जो भी सलाह देना चाहते हैं, कमेंट करिए मुझे। और अगले भाग में हम पढ़ेंगे सूचना तथा साम्राज्य के बारे में, कि सूचना कैसे आता था और साम्राज्य कैसे चलता था। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। धन्यवाद।